हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास, और इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 15 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर या सी. राजगोपालाचारी? संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी और सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लिया जाए तो 11 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इस नियम के तहत राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को नामांकित या मनोनीत करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान के कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में ये सभी आदर्श लिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों में संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? यदि
भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, तीसरी, दूसरी या पांचवी? देखिए, पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें वेतन और भत्ते की बात की गई है। वेतन और भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है, जबकि पांचवी अनुसूची में संघ के बारे में लिखा गया है। तो यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। यदि भारत संघ को एक नया राज्य बनाना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा, क्योंकि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके क्षेत्रों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में एक नए राज्य को शामिल करने और उसकी सीमाओं को परिभाषित करने के लिए संशोधन आवश्यक होगा। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, कराईकल, माहे, यनम सहित पुडुचेरी के फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? सही आंसर हो जाएगा 1954 में। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। फ्रांसीसी सरकार ने 1954 में कराईकल, माहे और यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को भारत को अध्यर्पित किया था और यह हस्तांतरण 1 नवंबर 1954 को प्रभावी हुआ था। अगला सवाल कर लीजिए। एसएससी 2013 का सवाल है, भाषाई आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या ओडिशा? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि भाषाई आधार पर जो राज्य बना था उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पोटू श्रीरामल्लू ने 19 अक्टूबर 1952 से आंध्र प्रदेश के अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किया था और पोटी श्रीरामल्लू 15 दिसंबर 1952 को की मृत्यु हो गई थी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा कर देते हैं। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्यों की सीमाओं के पुनर्वासन के सवाल पर गौर करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्तियां भी की थी। आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी क्षेत्र का गठन 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग करके किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन थी, तो याद रखिएगा कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी और टी प्रकाशम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, 9, 10 या 11? तो कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी शक्ति का उपयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। नागरिकता की बात करते हैं तो ये भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। नेक्स्ट कर लीजिए।
और सेशन को लाइक करते चलिए दोस्तों, क्योंकि अच्छे चीज़ हमेशा करते रहना चाहिए। अगला सवाल है, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दो राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ऑप्शन है ए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दो राजन 1951 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 15(1) भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन इस निर्णय के बाद सरकार ने आरक्षण को वैध बनाने के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 लाया था, जिसके तहत 15(4) जोड़ा गया था। यह प्रावधान राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण देने की अनुमति देता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर लीजिए, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस है। इसे हम पूरी डिटेल में समझेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार 5 प्रकार के रीट हैं। हाँ, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। एक कब जारी किए जाते हैं? मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत इसे सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। पांचों रीट को हम पूरे डिटेल में देखेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रीट ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है, और यह अदालत को तय करने का अधिकार देता है कि हिरासत कानूनी है या नहीं। दूसरा है परमादेश मैंडामस। यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, सरकार, अदालत या निगम को उनका सार्वजनिक कर्तव्य करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसे स्टे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। इसे स्टे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसी मामले पर कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, और कहा जाता है कि जो क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उस पर रोक लगाई जाए। उत्प्रेषण, सर्टियोररी। यह एक वरिष्ठ न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि निचली अदालतों से कोई गलती न हो। और सबसे अंतिम और पांचवा रीट अधिकार परीक्षा है। यह रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर बने रहने से रोकने के लिए जारी की जाती है जब वह पद पर अवैध रूप से बैठा हो
यह व्यक्ति के पद पर बने रहने के दावे की वैधता की जांच करती है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 36, 38, 49 या 51? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और यह अवधारणा संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आती है। अन्य अनुच्छेद 36 की बात करते हैं तो यह राज्य को परिभाषित करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अलावा कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है तो लिखिएगा अनुच्छेद 13 भी राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 39 की बात करते हैं तो कुछ नीति के सिद्धांतों का उल्लेख करता है जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। यह भी कथन यहाँ पर सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि गलत है। एक अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। ये भी यहां पर सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। अगला सवाल कर लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके विकल्प और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 2/3 नहीं बल्कि 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 की विशेषता है कि इसमें महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 56, 58, 60 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।